लर्नलाइन प्रो लर्नलाइन में खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर इंट्रोडक्शन। कंप्यूटर क्या है और ये कैसे काम करता है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज़ अ कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक आला है जो दी गई हदायत जो कि इसकी मेमोरी में महफूज होती हैं उसके तहत काम करते हुए डाटा वसूल करता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक आला है, ये तो समझ आ गई। जो दी गई हदायत हैं इससे क्या मुराद है और इसकी मेमोरी में महफूज होती हैं, इसका क्या मतलब है? तो दी गई हदायत वो प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन जो इसके अंदर इंस्टॉल होते हैं, जो इसकी मेमोरी में महफूज होते हैं, उन्हीं के तहत काम करते हुए डाटा वसूल करता है। मसलन आप अगर गेम खेल रहे हैं तो वहाँ पर आप लेटर टाइप नहीं कर सकते, और अगर आपने कैमरा ऑन किया तो वहाँ पर आप अगर कोई टेक्स्ट एडिटर ओपन किया हुआ है तो वहाँ पर आप ना फ़ोटो बना सकते हैं और ना ही कुछ और कर सकते हैं। तो जो ऐप जो दी गई हदायत को आप ओपन करेंगे उसी के मुताबिक ये डाटा वसूल करेगा। डाटा किस तरह वसूल करता है? डाटा वसूल करने के लिए इसे दो चीज़ें चाहिए, इनपुट डिवाइस और उसका सॉफ्ट माइक, जॉयस्टिक। ये सारी इनपुट डिवाइसेस हैं जिनके ज़रिए कंप्यूटर के अंदर डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है। ख़ास असूलों के मुताबिक डाटा को प्रोसेस करता है, यानी अपनी बाइनरी नंबरिंग लैंग्वेज से हमारी सेंसेबल लैंग्वेज में लेके आता है। मसलन हम कंप्यूटर के अंदर एक फ़ोटो सेव करते हैं, नंबरिंग लैंग्वेज से हमारी सेंसेबल लैंग्वेज में लेके आता है। मसलन हम कंप्यूटर के अंदर एक फ़ोटो सेव करते हैं तो वो फ़ोटो को अपने पास लिखता है, अपनी ज़ुबान के अंदर लिख लेता है। जब हम उसी फ़ोटो को दोबारा ओपन करते हैं तो वो उस लिखे हुए को पढ़ के उसको प्रोसेस करके हमें वापस वही फ़ोटो लौटा देता है। तो इसे कहते हैं ख़ास असूलों के मुताबिक डाटा को प्रोसेस करता है। आउटपुट देता है, यानी कंप्यूटर जो है हमें स्क्रीन भी दिखाता है, साथ साथ हमें मॉनिटर के ज़रिए ये भी दिखाता है कि आप क्या कर रहे हैं। तो पेपर पे प्रिंट भी देता है। तो ये सारी इसकी आउटपुट की एग्जांपल्स हैं कि ये कंप्यूटर आउटपुट देता है। ये तो आपको समझ आ गई, यानी आउटपुट डिवाइसेस के ज़रिए ये आउटपुट देता है। जिस तरह इनपुट डिवाइसेस होती हैं इसी तरह आउटपुट डिवाइसेस होती है। मसलन मॉनिटर, प्रिंटर, ये इसकी आउटपुट डिवाइसेस हैं। स्पीकर, ये भी एक आउटपुट डिवाइस है और डाटा को मुस्तकबिल के इस्तेमाल के लिए महफूज करता है, यानी इसके अंदर हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं और जब चाहें उसे दोबारा एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके अंदर एक हार्ड डिस्क होती है जिसके अंदर ये डाटा को लिख लेता है। फंक्शनलिटी ऑफ अ कंप्यूटर के फंक्शन, किसी भी डिजिटल कंप्यूटर के मोटे मोटे 5 फंक्शन हो। डाटा वसूल करता है वही चीज़, यानी इनपुट डिवाइस के जरिए इसने डाटा वसूल करना होता है, चाहे वो माउस हो, चाहे वो कीबोर्ड हो, चाहे माइक हो, चाहे स्कैनर हो, चाहे कैमरा हो। तो ये सारी इनपुट डिवाइसेस हैं, इनके ज़रिए कंप्यूटर डाटा वसूल करता है। डाटा अब्लीग हदायत को महफूज करता है और ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल करता है। डाटा वो चीज़ जो कंप्यूटर ऑपरेटर कंप्यूटर की तरफ भेजता है उसे डाटा कहते हैं। चाहे वो माउस का एक क्लिक ही क्यों ना हो, चाहे वो कीबोर्ड का कोई बटन ही क्यों ना हो, चाहे वो जॉयस्टिक पे प्रेस किया गया कोई बटन क्यों ना हो, ये कंप्यूटर के लिए डाटा है। हदायत वो एप्लीकेशन, वो सॉफ्टवेयर काम लेते हैं, उन दोनों को महफूज करता है और ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल करता है। ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल करता है से क्या मुराद है कि जब हम फ़ोटो ओपन करते हैं तो हम उसको ये नहीं बताते कि किस ऐप के ज़रिए इसको ओपन करो, बल्कि वो ऑटोमेटिक उस ऐप को सिलेक्ट करता है और उसमें फ़ोटो को ओपन कर देता है। डाटा को प्रोसेस करता है और काबिल इस्तेमाल हालत में अपनी बाइनरी नंबरिंग लैंग्वेज से वो हमारी सेंसेबल लैंग्वेज के अंदर लेकर आता है और उसे हमारे लिए काबिल इस्तेमाल बना देता है। आउटपुट जनरेट करता है। आउटपुट जनरेट करने के लिए भी इसे दो चीज़ें ज़रूरी हैं, आउटपुट डिवाइस और उसका सॉफ्टवेयर, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर और उसका सॉफ्टवेयर। जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये सारी आउटपुट डिवाइसेस ऊपर वाले 4 पॉइंट्स को कंट्रोल करता है। यानी कंप्यूटर के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक सिक्योरिटी सिस्टम होता है, ये हर चीज़ कंट्रोल इन्वायरमेंट के अंदर करता है, प्रोसेस करता है। कंपायरमेंट के अंदर करता है, प्रोसेस करता है। कंप्यूटर कंपोनेंट, कंप्यूटर के हिस्से। तो कंप्यूटर के 2 मेन हिस्से होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वो हिस्सा जिसको हम फिजिकल छू सकते हैं और सॉफ्टवेयर वो एप्लीकेशन, वो प्रोग्राम जो इसके अंदर महफूज होते हैं, जो किसमें
तो सबसे पहले सुपर कंप्यूटर आज भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के अंदर है। इसकी एग्जाम्पल गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, ये तीनों जो सॉफ्टवेयर हैं, ये तीनों जो ऑनलाइन हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इनके पीछे सुपर कंप्यूटर एक बहुत बड़ा कंप्यूटर होता है और ये एक ही टाइम में बहुत सारे लोगों को हैंडल करने की कैपेसिटी रखता है। ये स्पेशल ऑर्डर पे बनवाया जाता है। ये बहुत महंगा कंप्यूटर होता है, तो इसको बड़ी बड़ी कंपनीज अपने ऐप के लिए अपनी ज़रूरत के मुताबिक तैयार करवाती है। उसके बाद आ जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, ऐसा कंप्यूटर जो किसी फ्रेम के अंदर फिट होता है। इसकी सबसे छोटी मिसाल एक घड़ी की है, यानी घड़ी जो हम हाथ पे बांधते हैं वो भी कंप्यूटर की एक किस्म है और वो फ्रेम के अंदर फिट होती है। उसके अंदर जो प्रोग्राम है वो पहले से उसको बता दिया जाता है, उस प्रोग्राम के मुताबिक वो काम करती रहती है। तो ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के अंदर आपने देखे होंगे बड़े बड़े पैनल लगे होते हैं और उन पैनल्स को ऑपरेटर ऑपरेट करते हैं, जिससे वो इंडस्ट्री ऑपरेट होती है। तो इसको कहते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। तीसरे नंबर पर आ जाता है मिनी कंप्यूटर, छोटा कंप्यूटर जो थोड़ी सी कैलकुलेशन करके बाद में बंद हो जाता है। ओवन, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, पुरानी ATM मशीन, इसके अंदर ऑपरेटर जब जाता है वो अपना काम करता है और उसके बाद ये ख़त्म हो जाता है। ये इस कंप्यूटर को भी 4 से 200 लोग एक ही टाइम में यूज़ कर सकते हैं। और नंबर 4 पर आ गया हमारा वो फैमिलियर कंप्यूटर, यानी माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो का मतलब कम्पैक्ट करके जो उसे छोटा किया गया तो उसे माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। माइक्रो कंप्यूटर की 2 किस्में हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर और लैपटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर, इसको डेस्कटॉप इसलिए कहते हैं कि ये किसी भी डेस्क के ऊपर आसानी से फिट हो जाता है और ये माइक्रो कंप्यूटर की एक किस्म। ये वो कंप्यूटर है जिसको हम रोजमर्रा अपने स्कूल और ऑफिस में देखते हैं, करते हैं। हमारे घरों में भी ये मौजूद, तो इसी को हम सीखेंगे, इसी पे हम प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद लैपटॉप कंप्यूटर, ये एक पर्सनल डायरी की तरह होता है। ये पोर्टेबल होता है, इसके अंदर बैटरी होती है, तो इसको हम कहीं पर भी आउटडोर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये माइक्रो कंप्यूटर की दूसरी किस्म। इसी की तीसरी किस्म पाम टॉप कंप्यूटर, ये माइक्रो कंप्यूटर की दूसरी किस्म। इसी की तीसरी किस्म पाम टॉप कंप्यूटर, डिजिटल डायरी, नोटबुक, और ये वो कंप्यूटर है जो तकरीबन अब नापैद हो चुके हैं। ये वो कंप्यूटर हैं जो आज भी हमें गेम की सूरत में बाजार से मिल जाते हैं, जिसके ऊपर बच्चे छोटी छोटी पजल गेम्स खेलते हैं। पुराने दौर में जब मोबाइल नहीं होते थे तब ये कंप्यूटर एज अ पर्सनल डायरी इस्तेमाल होते थे। इसमें लोग अपने फोन बुक, एड्रेस वगैरह सेव करते थे। बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं उनके पास ये होता था एक पॉकेट में, उसके साथ एक छोटी सी पेंसिल होती थी जो इसके बटन को क्लिक करने में मदद देती थी। तो इसमें लोग अपने फोन और एड्रेसेस वगैरह सेव कर। इंटरनल कंपोनेंट्स, कंप्यूटर के अंदरूनी हिस्से, जिसको हमने ऊपर हार्डवेयर के नाम से पढ़ा। उसमें सबसे पहले मदरबोर्ड कंप्यूटर के अंदर माँ की हैसियत रखता है। जैसे एक घर में माँ के साथ सारे घर के मेंबर कनेक्ट होते हैं, माँ को पता होता है कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ पर है। मदरबोर्ड कंप्यूटर के अंदर बाकी कंपोनेंट की सारी जरूरियात को पूरा करता है, आपस में कनेक्शन फ्राहम करता है। एक वर्किंग हब के नाम से इसको हम जान सकते हैं। तो मदरबोर्ड के ऊपर बाकी सारे कंपोनेंट लगते हैं। मदरबोर्ड के ऊपर ही एक पोर्शन होता है जिसको हम एक्सपेंशन स्लॉट्स कहते हैं। एक्सपेंशन स्लॉट्स, इसमें हम उस कंप्यूटर की खास किस्म की कोई कारकर्दगी को बढ़ा सकते हैं। मसलन मैं अपने कंप्यूटर को एज अ टीवी यूज करना चाहता हूँ, तो मैं बाजार से टीवी कार्ड लेके आऊँगा और एक्सपेंशन स्लॉट के अंदर उसको लगा दूंगा, उसको इंस्टॉल करूँगा। उसके बाद मेरा कंप्यूटर एज अ टीवी भी काम करेगा। इसी तरह अगर मैं ऑडियो स्टूडियो बनाना चाहता हूँ तो उसमें मुझे माइक की ज़रूरत है, एम्पलीफायर की ज़रूरत है, तो मैं ऑडियो का कार्ड लेके आऊँगा और एक्सपेंशन स्लॉट्स के अंदर किसी एक स्लॉट में उसको इंस्टॉल कर दूंगा, जिससे मेरे कंप्यूटर की ऑडियो की प्रोफाइल जो है वो अपग्रेड हो जाएगी, ऑडियो में उसकी कारकर्दगी बढ़ जाएगी। इसी तरह लैन कार्ड भी मिलता है। ग्राफिक, अगर मैं वीडियो एडिटिंग, फोटोशॉप वगैरह पे काम करना चाहता हूँ या 3D एनिमेशन पे काम करना चाहता हूँ और अपने कंप्यूटर के ग्राफिक्स को बढ़ाना चाहता हूँ, तो तब मैं ग्राफिक कार्ड बाजार से लाऊंगा और एक्सपेंशन स्लॉट के अंदर उसको इंस्टॉल कर दूंगा। तो इस तरह मेरे कंप्यूटर की ग्राफिक्स की कारकर्दगी बढ़ जाएगी। या मैं 3D गेम वगैरह खेलना चाहता हूँ तो तब भी मुझे ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल करना होगा। तो एक्सपेंशन स्लॉट वो स्लॉट्स हैं जिसके अंदर हम कंप्यूटर की कारकर्दगी को बढ़ा सकते हैं।
ये इसके अंदर एक छोटा सा सेल होता है जो मदरबोर्ड के ऊपर लगा होता है। ये इसके पासवर्ड को प्रोटेक्ट करता है, उसके अलावा इसकी जो डेट एंड टाइम है उसको कंटिन्यू करता है। और लैपटॉप में भी ये मौजूद होता है और डेस्कटॉप में भी होता है। बाज़ औक़ात अगर ये सेल काम ना कर रहा हो तो हमारा लैपटॉप या डेस्कटॉप जो है हमें एरर दे के बंद हो जाता है, शट डाउन हो जाता है। तो इसकी बड़ी इम्पोर्टेंस ही है, इसको हमेशा लाइव रहना चाहिए, यानी इस सेल के अंदर पावर रहनी चाहिए। अगर ये एक्सपायर हो जाता है तो इसको हमें रिप्लेस करना चाहिए। नंबर 4, कूलिंग फैन। तो कंप्यूटर के ऊपर कूलिंग फैन लगे होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से मैच करते हैं। तो ये अंदर से गर्म हवा को बाहर फेंकते हैं और बाहर से नॉर्मल हवा को अंदर लेके जाते हैं। नंबर 5, नेटवर्क कार्ड। ये वो कार्ड है जो एक्सपेंशन स्लॉट्स के ऊपर लगते हैं। नंबर 6 पर ग्राफिक कार्ड। ये वो ग्राफिक कार्ड है जो एक्सपेंशन पावर सप्लाई। कंप्यूटर के अंदर मेन पार्ट पावर सप्लाई होता है जो इसकी मदरबोर्ड और बाकी कंपोनेंट को पावर देता है। पावर सप्लाई के अंदर एक बटन होता है, मूड बटन, यानी ये 110 और 220। बिजली हमेशा 2 सोर्सेस में बाहर के मुल्कों में आती है, 110 और 220। 110 नहीं होती बल्कि 220 ही होती है। तो हमें पहली दफ़ा अपने डेस्कटॉप को ऑन करते हुए ये देखना चाहिए कि ये 220 पे इसकी नाब होनी चाहिए। 110 पे रख के अगर हम इसे ऑन करेंगे तो हमारी पावर सप्लाई जल जाएगी। तो यहाँ पर रेड जो आपको बटन नजर आ रहा है, ये इसी तरह इसको स्विच करता है 110 और 220 के दरमियान। नंबर 8 पर है मेमोरी स्लॉट्स। ये वो स्लॉट्स हैं जिसके अंदर रैम लगाई जाती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम क्या है अभी थोड़ी देर में हम उसे पढ़ते हैं। तो डेस्कटॉप में ये 4 स्लॉट्स होती हैं और लैपटॉप में ये 2 स्लॉट्स। एक्सपेंशन, तो डेस्कटॉप में ये 4 स्लॉट्स होती हैं और लैपटॉप में ये 2 स्लॉट्स। एक्सपेंशन स्लॉट्स किसी भी डेस्कटॉप के अंदर 4 से 6 होती, जबकि लैपटॉप के अंदर एक्सपेंशन स्लॉट्स नहीं होती। लैपटॉप की कारकर्दगी को हम नहीं बढ़ा सकते जबकि डेस्कटॉप की कारकर्दगी को हम बढ़ा सकते। अब हम बात कर लेते हैं रैम की। रैंडम इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी होती है जिसके अंदर कंप्यूटर अपनी आर्जी तौर पर फाइलें स्टोर करता है। मसलन एक कमरा अगर बॉक्सेस से भरा हुआ है, उसमें अगर आपको कहा जाए कि एक बॉक्स को ओपन करें और देखें इसमें क्या है, तो जाहिर सी बात है आप उस बॉक्स को उस कमरे से बाहर निकालकर किसी आर्जी जगह पर रखेंगे और उसे खोलें। उसको जो उसका इस्तेमाल करना है वो करने के बाद आप वापस उस बॉक्स में रखेंगे और वापस उसको उस कमरे में रख देंगे। तो जो आर्जी तौर पर आपने यहाँ पर बॉक्स खोलने के लिए जगह इस्तेमाल की है उसे कंप्यूटर की दुनिया में रैम कहते हैं। यानी जो भी हम एप्लीकेशन ओपन करते हैं उसकी एक कॉपी अपनी ओरिजिनल जगह से रैम के ऊपर आकर अपनी फाइलों को एक्सपेंड कर लेते हैं। वो फिर वहां पर हम उस ऐप के अंदर जो भी काम करते हैं वो रैम के ऊपर रहता है और जब हम उस ऐप पे काम करने के बाद उसको बंद करते हैं तो वो रैम से वो कॉपी डिलीट हो जाती है। कंप्यूटर जब शट डाउन होता है तो तब भी रैम के ऊपर कोई चीज़ स्टोर नहीं रहती और जब हम इस पर कोई चीज़ स्टोर नहीं रहती और जब हम इस पे एप्लीकेशन को बंद करते हैं तो उस ऐप की भी रैम के ऊपर कोई कॉपी नहीं रहती। तो रैम आरजी स्टोरेज होता है और ये इलेक्ट्रॉनिक है, यानी जैसे ही इससे पावर ऑफ होगी तो इसमें कोई डाटा स्टोर नहीं होता। उसके बाद कंप्यूटर मेमोरी के अंदर आ जाती है हार्ड डिस्क। ये वो हार्ड डिस्क है जिसके अंदर हम अपना डाटा स्टोर करते हैं, अपनी फाइलें स्टोर करते हैं, अपनी फोटो, वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट, सारा डाटा जो है इसके ऊपर स्टोर। इस हार्ड डिस्क के कुछ हिस्से होते हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं जिसको हम ड्राइव के नाम से जानते हैं। ड्राइव सी, ड्राइव डी, ड्राइव ई, ड्राइव एफ, ड्राइव ई, ड्राइव एफ, इस तरह कंटिन्यू होता है। तो ये जरूरी नहीं है कि किसी भी कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर सी के अलावा बाकी भी कोई हिस्से हों, यानी इस हार्ड डिस्क का सबसे जरूरी हिस्सा होता है ड्राइव सी। उसके अलावा बाकी ऑप्शनल होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपकी हार्ड डिस्क 500 GB की है तो आपके 2 हिस्से बना सकते हैं, सी और डी। अगर वो 1000 GB की है यानी 1 TB की है तो फिर आप उसके 4 भी बना सकते हैं, 6 भी बना सकते हैं। तो ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है कि आप कितने GB एक हिस्से को असाइन करते हैं। और ये जब विंडो इंस्टॉल कर रहे होते हैं तब हम इसकी पार्टीशन को कर सकते हैं। इसमें जो सबसे ज़रूरी हिस्सा होता है वो होता है ड्राइव सी। ड्राइव सी अगर किसी हार्ड डिस्क पर पार्टीशन का नाम ना हो तो हमारा कंप्यूटर ऑन नहीं होता और वो हार्ड डिस्क को डिटेक्ट नहीं करता, सॉफ्टवेयर को डिटेक्ट नहीं कर पाता।
यानी पहले से मदरबोर्ड के अंदर उसकी कोडिंग कर दी जाती है कि ड्राइव सी होगा, उसके अंदर फिर ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो उसको ऑन कर देना। तो हार्ड डिस्क मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी है, यानी पावर ऑफ होने की सूरत में भी इसमें डाटा स्टोर रहता है, और जब हम इस पे डाटा स्टोर करते हैं तो ये अपने तीसरी टेक्नोलॉजी के ज़रिए ये लिख लेती है और फिर उसको महफूज रखती है। तीसरी किस्म की मेमोरी होती है रोम, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी इसको इसलिए कहा जाता है कि इस पे हम ना कुछ लिख सकते हैं, यानी हमारा कंप्यूटर ना ही इस पे कुछ लिख सकता है और ना ही लिखे हुए को तब्दील कर सकता है। इसलिए इसको कहते हैं रीड ओनली, यानी कंप्यूटर सिर्फ इसको पढ़ सकता है। पढ़ने का मतलब क्या है कि इसके अंदर जो हदायत हैं उनको ले सकता है, उनमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं कर सकता। और ये मेमोरी मदरबोर्ड के ऊपर महफूज होती है, मदरबोर्ड के ऊपर लगी हुई होती है। मदरबोर्ड का अपना जो सॉफ्टवेयर है, अपनी जो इंस्ट्रक्शन है काम करने के लिए, वो इसमें महफूज होती हैं। मदरबोर्ड बनाने वाली जो कंपनी होती है उसका लोगो इसमें महफूज होता है, और इसी में लिखा होता है कि कंप्यूटर के साथ एक हार्ड डिस्क होगी, उसमें ड्राइव सी होगी, वहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, उसको ऑन करना। तो कंप्यूटर ऑन होने सिस्टम होगा, उसको ऑन करना। तो कंप्यूटर ऑन होने के बाद सबसे पहली जो मेमोरी ऑन होती है वो रोम है। आप अपना मोबाइल ऑन करें तो सबसे पहले कंपनी का लोगो आता है, वो इसी मेमोरी से आता है। अगर आप कंप्यूटर ऑन करें डेस्कटॉप तो सबसे पहले लोगो आता है, वो इसी मेमोरी से आता है। अगर आप अपना डेस्कटॉप ऑन करते हैं इसी मेमोरी से आता है। तो ये रीड ओनली मेमोरी होती है। उसके बाद हम आ जाते हैं कि कंप्यूटर की मेमोरी को मेजर कैसे कर सकते हैं। तो कंप्यूटर के मेमोरी का सबसे छोटा यूनिट होता है बिट। ये 0 या 1 लेवल स्टोरेज होता है। आपको याद है मैंने आपको बताया था कि ये बाइनरी नंबरिंग लैंग्वेज होती है कंप्यूटर की। तो बाइनरी स्टोर करता है वो या 0 में करता है या फिर 1 में करता है। तो 0 या 1 लेवल का जो स्टोरेज होता है उसको बिट कहते हैं। और 8 बिट से फिर एक बाइट बनता है, 8 बिट से एक बाइट बनता है। और फिर 1024 बाइट से 1 किलोबाइट बनता है। फिर 1024 बाइट से 1 किलोबाइट बनता है जिसे हम केबी कहते हैं। और फिर 1024 केबी से 1 मेगाबाइट बनता है जिसे हम एमबी कहते हैं। और फिर 1024 एमबी से 1 गीगाबाइट बनता है जिसे हम जीबी कहते हैं। और इसी तरह 1024 जीबी से 1 टेराबाइट बनता है जिसे हम टीबी कहते हैं। तो इसी तरह ये फर्दर आगे चलती जाती है। तो सबसे छोटा यूनिट बिट, 8 बिट का एक बाइट, 1024 बाइट्स का एक केबी किलोबाइट, और 1024 बाइट्स का एक एमबी, और 1024 एमबी यानी मेगाबाइट का एक जीबी गीगाबाइट, और 1024 जीबी का एक टीबी यानी टेराबाइट्स। तो कंप्यूटर की मेमोरी को मेजर करने के ये पैमाने होते हैं। इनपुट डिवाइस के अंदर सबसे पहले आता है माउस। तो माउस के ऊपर 2 किस्म के लेफ्ट क्लिक और सेंटर में एक स्क्रॉलिंग व्हील होता है। राइट क्लिक को आप कह सकते हैं मेन्यू क्लिक, और लेफ्ट क्लिक को आप कह सकते हैं सिलेक्शन क्लिक। और सेंटर में जो स्क्रॉलिंग व्हील होता है ये पेज को ऊपर नीचे करने के काम आता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU कंप्यूटर में के साथ आप हमेशा कंप्यूटर जिसमें होता है एक बॉक्स की तरह आपको नजर आता है, इसे कहते हैं CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगर हमारे कंप्यूटर के अंदर ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है और उसके ग्राफिक्स अच्छे से काम करते हैं तो उसे हम GPU भी कह सकते हैं, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। मॉनिटर ये एक आउट कह सकते हैं, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। मॉनिटर ये एक आउटपुट डिवाइस है, इसके जरिए कंप्यूटर से हम आउटपुट लेते हैं। किसी भी कंप्यूटर में आपको USB पोर्ट्स नजर आएंगे। ये USB पोर्ट कंप्यूटर में डाटा इन या कंप्यूटर से डाटा आउट करने के काम आती है। कोई भी USB डिवाइस इन USB पोर्ट्स, USB मेमोरी कार्ड, USB मेमोरी और USB माउस, USB स्पीकर, USB प्रिंटर, तो कोई भी ऐसी डिवाइस जिसके साथ USB केबल आती है वो इन USB पोर्ट्स के जरिए कंप्यूटर के साथ कनेक्ट की जा सकती है। इसके साथ आपको एक पोर्ट नजर आ रही है जिसे कहते हैं HDMI पोर्ट। ये कंप्यूटर के किसी दूसरी डिवाइस के अंदर मुंतकिल करने के काम आती है। मसलन आपका लैपटॉप है और आपके घर में एक बड़ी LCD लगी हुई है और आप चाहते हैं कि जो आप लैपटॉप पे देख रहे हैं वही स्क्रीन बड़ी LCD पे नजर आए, तो आपको उसके लिए एक HDMI केबल चाहिए
HDMI केबल का एक सिरा आप अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप के साथ कनेक्ट करेंगे और दूसरा सिरा उस LCD में। तो LCD के अंदर आपकी स्क्रीन भी नज़र आएगी लैपटॉप की और वहाँ पर ऑडियो भी नज़र आएगी। तो इस तरह अपने ग्राफिक्स प्लस ऑडियो किसी दूसरी डिवाइस में मुंतकिल करने के लिए हमें HDMI जो पोर्ट है उसकी ज़रूरत पड़ती है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। इसके ज़रिए कंप्यूटर के अंदर हम इनपुट कर सकते हैं। कंप्यूटर ऑन होते ही कंप्यूटर को जब हम पावर ऑन करते हैं तो जिस जगह पर आकर रुक जाता है उसे हम कहते हैं डेस्कटॉप। मोबाइल जब हम ऑन करते हैं और जिस जगह पर आके वो रुक जाता है उसे कहते हैं या डेस्कटॉप। दोनों एक ही चीज़ के नाम है, यानी उसका चेहरा जो सामने हमें नजर आता है। इस डेस्कटॉप के बॉटम पे जो आपको पट्टी नजर आ रही है इसे कहते हैं टास्क बार, और टास्क बार के ऊपर फिर मुख्तलिफ हिस्से हैं। सबसे पहले एक विंडो का बटन बना हुआ है, ये विंडो बटन है। उसके साथ सर्च बार है, उसके साथ फिर आइकन एरिया है जहाँ पर हम शॉर्टकट आइकन रख सकते हैं, और उसके साथ राइट साइड के ऊपर एक छोटा सा एरिया बना हुआ है जिसमें डेट और टाइम और नोट्स वगैरह आपको नज़र आ रहे हैं। तो यानी कंप्यूटर के अंदर हम जो भी ऐप ओपन करेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे, जो वीडियो, फोटो या कोई भी फाइल ओपन करेंगे तो वो हमें टास्क बार के ऊपर भी नज़र आएगी। तो जब हम एक ऐप से दूसरी ऐप को देखना चाहते हैं तो एक ऐप उसके पीछे छुप जाती है और दूसरी ऐप हमें नज़र आती है। दोबारा उस ऐप को देखने के लिए हम टास्क बार पर जो है क्लिक करते हैं तो हमें वो नज़र आ जाती है। इसको हम फर्दर डिटेल के साथ आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। कंप्यूटर के अंदर दो किस्म के एक्सप्लोरर होते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर और विंडो एक्सप्लोरर। एक्सप्लोरर का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को खोलना। तो कंप्यूटर के अंदर से जो चीज़ खोली जाती है वो विंडो एक्सप्लोरर के ज़रिए ओपन होती है, और जो हम ऑनलाइन इंटरनेट के ऊपर कोई चीज़ ओपन करते हैं तो वो इंटरनेट एक्सप्लोरर के ज़रिए ओपन होती है। इंटरनेट एक्सप्लोरर की बहुत इकसाम अवेलेबल हैं, जैसे क्रोम है, माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट एक्सप्लोरर है, फायरएक्स है, फायरफॉक्स है, ओपरा है, बहुत सारे और भी हैं। तो इनके ज़रिए हम इंटरनेट को एक्सप्लोर कर सकते हैं, और विंडो एक्सप्लोरर के ज़रिए हम विंडो के अंदर से कोई फाइल फोल्डर्स को ओपन कर सकते हैं। विंडो का बटन प्रोग्राम मेन्यू हमारे सामने आ जाता है, यानी उस कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम अवेलेबल हैं उनका एक मेन्यू, एक लिस्ट बन के सामने आ जाती है। उसी के नीचे सर्च बार होती है, यानी उन्हीं प्रोग्राम के अंदर से हम कुछ सर्च भी कर सकते हैं। इसी के साथ एक शटडाउन का बटन बना होता है जिस पर क्लिक करने से हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं। रीस्टार्ट, तो हम इन तीनों मोड को अवेल कर सकते हैं, यानी हम उसे स्लीपिंग मोड में भेज सकते हैं, या फिर हम उसे रीस्टार्ट कर सकते हैं, या फिर हम उस कंप्यूटर को बंद कर सकते हैं। तो बंद करने के लिए हमें शटडाउन के बटन पर क्लिक करना होगा, उससे फिर हमारा कंप्यूटर शट ऑफ हो जाए। कंप्यूटर के अंदर मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होते हैं। नॉर्मली हमारे ऑफिस और घरों में विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ऑपरेट होता है। इसीलिए हम जब भी किसी से पूछते हैं तो हम यही कहते हैं कौन सी विंडो है आपके लैपटॉप पर, आपके डेस्कटॉप पर। तो और भी काफ़ी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे एप्पल है, मैक है, लिनक्स है, ये सारे दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम। ज़रूरी नहीं कि जो बंदा विंडो को ऑपरेट कर लेता है वो एप्पल को भी ऑपरेट कर लेता हो, मैक को भी ऑपरेट कर लेता हो, लिनक्स को भी ऑपरेट कर लेता हो। ये थोड़े से मुख्तलिफ ऑपरेट, क्योंकि ज़्यादा अक्सर तादाद के अंदर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम ही इस्तेमाल किया जाता है। तो विंडो के अंदर मुख्तलिफ फिर वर्जन आ जाते हैं, यानी विंडो XP, विंडो 7, विंडो विस्टा, विंडो 8, विंडो 10, विंडो 11। तो ये उसके मुख्तलिफ मॉडल्स हैं, जैसे किसी भी कार के अंदर मॉडल होते हैं, मोटरसाइकिल के अंदर मॉडल होते हैं। ये विंडो के फिर मुख्तलिफ वर्जन है, मुख्तलिफ मॉडल। तो इनमें हमारा जो टॉपिक है वो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, और विंडो 10 हम पढ़ेंगे। विंडो 10 को देखेंगे कि उसको किस तरह ऑपरेट किया जाता है। अब थोड़ी सी हम कीबोर्ड की डिटेल देख लेते हैं। कीबोर्ड के ऊपर आपको टॉप के ऊपर बटन नज़र आते हैं 12 के करीब, जिनके ऊपर लिखा होता है F1 और F2, इसी तरह F12 तक। तो इन बटन्स को कहते हैं फंक्शन बटन, यानी फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3। तो ये 12 बटन होते हैं जिनके साथ F लगा होता है।
उसके साथ राइट साइड पे, उसी की राइट साइड पे आपको 6 बटन मिलेंगे, इनको कंट्रोल बटन कहते हैं। फिर उसी की राइट साइड पे आपको एक नंबर पैड मिलेगा, इसको न्यूमेरिकल कीबोर्ड भी कहते हैं, नंबर पैड भी कहते हैं। इस नंबर पैड के ऊपर 3 लाइटें आपको नजर आएंगी, इनको इंडिकेटर लाइट्स कहते हैं। इंडिकेट यानी निशानदेही करने वाली लाइट्स, निशानदेही करने वाली लाइट्स। इस कीबोर्ड के ऊपर 3-4 किस्म के बटन ऐसे होते हैं जिनको एक बार प्रेस करने से वो ऑन हो जाते हैं, दोबारा प्रेस करने से वो ऑफ हो जाते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा वो ऑन है कि ऑफ है? जब हम उस बटन को प्रेस करते हैं तो एक लाइट ऑन हो जाती है, इससे पता चलता है कि अब वो बटन क्या है, कि अब वो बटन ऑफ है। तो इसे इंडिकेटर पैनल कहते हैं। इसी के लेफ्ट साइड के ऊपर बॉटम पे 4 तीर वाले निशान वाले बटन होते हैं, इन्हें एरो कीज कहते हैं। इनके जो तीर का निशान ऊपर की तरफ होता है उसे अप एरो, जिसका नीचे की तरफ मुंह है उसे डाउन एरो, जिसका राइट मुंह है उसे डाउन एरो, जिसका राइट साइड पे यानी दाईं साइड पे है उसे राइट एरो, और जिसका बाईं साइड पे है उसे लेफ्ट एरो कहते हैं। कीबोर्ड के सबसे बॉटम पे जो हमें बटनों की रो नजर आती है, बटनों की लाइन नजर आती है, उसमें सबसे पहला बटन लेफ्ट साइड पे कंट्रोल बटन है, उसके ऊपर लिखा होता है CTRL, कंट्रोल बटन। लेफ्ट साइड पे कंट्रोल बटन है, उसके ऊपर लिखा होता है CTRL, कंट्रोल बटन। उसके साथ विंडो का बटन है, उसके साथ आल्ट बटन, आल्ट कहते हैं अल्टरनेट, ALT लिखा होता है उसके ऊपर, तो उसे आल्ट बटन कहते हैं। उसके साथ एक बड़ा सा बटन होता है जिसे स्पेस बार कहते हैं। उसके साथ फिर आल्ट का बटन होता है, फिर यानी माउस के ऊपर जो राइट क्लिक करने से मेन्यू आता है वो मेन्यू बटन भी कीबोर्ड पर अवेलेबल होता है, उसे मेन्यू बटन कहते हैं। उसके साथ फिर कंट्रोल का बटन होता है। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि कंट्रोल के बटन भी 2 हैं, आल्ट के बटन भी 2 हैं और विंडो के बटन भी 2 हैं। तो इन दोनों के नाम हम किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे? तो जो स्पेस राइट एरो उन्हें राइट आल्ट, राइट विंडो बटन कहते हैं, और जो बाईं जानब है उन्हें लेफ्ट कह सकते हैं, या डिफॉल्ट में जब हम कहेंगे बगैर कुछ नाम लिखे आल्ट का बटन प्रेस करें, कंट्रोल बटन प्रेस करें, तो उसका मतलब है लेफ्ट साइड वाला बटन। लेफ्ट साइड पे जो कंट्रोल बटन है उसके ऊपर फिर शिफ्ट का बटन होता है, जो कंट्रोल बटन है उसके ऊपर फिर शिफ्ट का बटन होता है। शिफ्ट का मतलब यह है कि कीबोर्ड के वो दूसरे अल्फाज जो एक बार मसलन हम कैपिटल में टाइप करना चाहते हैं तो हम शिफ्ट प्रेस करके ए को प्रेस करेंगे तो वो कैपिटल में टाइप करेगा। शिफ्ट के बगैर अगर उसको टाइप करेंगे तो वो स्मॉल लेटर के अंदर ए को टाइप करेंगे, उसके ऊपर फिर है कैप्स लॉक, कैपिटल लॉक। इस बटन को अगर हम प्रेस कर दें तो फिर ये कीबोर्ड, फिर हमें शिफ्ट प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, फिर सारा ये कैपिटल में टाइप करेगा। और अगर हम इस बटन को ऑफ कर दें तो फिर ये सारा स्मॉल लेटर के अंदर टाइप करेगा। उसके ऊपर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर डिटेल के साथ पढ़ेंगे। उसके ऊपर वाली जो नंबरिंग रो है उसको छोड़ के सबसे टॉप पर लेफ्ट साइड पर एक एस्केप का बटन होता है। एस्केप कहते हैं किसी चीज़ से जान छुड़ा लेना, कहीं से भाग जाना, कहीं से निकल जाना। तो जब हम कोई सिलेक्शन डीसिलेक्ट करने लगते हैं तो हम एस्केप का बटन प्रेस कर सकते हैं। इस बटन को भी हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर मज़ीद पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हम विंडो एक्सप्लोरर को डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि विंडो एक्सप्लोरर क्या है और हमारे ऑफिस के काम के अंदर ये किस तरह हमारी मदद कर सकता है कि अपने रोज़मर्रा के कामों को जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के